अध्याय 71। मृगांक दत्त और रक्षक के साहसिक कार्य। मृगांक दत्त ने अपनी तलवार निकाली और चक्करदार नर्मदा नदी में छलांग लगा दी। वह 3 भयानक जल राक्षसों का सामना करने के लिए तैयार था। वो शशांकवती को खोजने के लिए श्रुद्धि और विमल बुद्धि के साथ उज्जैनी की यात्रा कर रहा था। चंचल धारा ने अपनी लहरों को उलझती भुजाओं की तरह हिलाया और वो हंसते हुए सफेद झाग के साथ चमक रही थी। शबरों के राजा मायावटु स्नान करने के लिए नीचे गए थे जब जल राक्षसों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके सेवक आतंक में भाग गए। मृगांक दत्त ने उन राक्षसों को मार डाला और भीलों के राजा को मुक्त कर दिया। राजा पानी से बाहर आए और राजकुमार के चरणों में गिर पड़े। आप कौन हैं, जिन्हें विधाता मेरे जीवन को बचाने के लिए यहां लाया है? राजा ने पूछा। आपके सदाचारी पिता के परिवार को सुशोभित करते हैं। श्रुद्धि ने राजा को शुरू से राजकुमार की पूरी कहानी बताई। शबर राजा ने अत्यधिक सम्मान दिखाया। मैं इस कार्य में आपका सहयोगी रहूंगा, राजा ने घोषणा की। मेरे मित्र मातंगों के राजा दुर्ग पिशाच भी मेरे साथ आएंगे। कृपया मेरे महल में आने की कृपा करें। राजा ने विभिन्न विनम्र भाषणों के साथ मृगांक दत्त से विनती की और उन्हें अपने गांव ले गए। उन्होंने उन सभी सुख सुविधाओं के साथ राजकुमार का उचित मनोरंजन किया जो वे जुटा सकते थे। मातंगों के राजा आए और उन्होंने अपने मित्र के रक्षक के रूप में उन्हें सम्मानित किया। मृगांक दत्त वहां कुछ दिनों तक रहे। एक दिन शबरों के राजा ने अपने स्वयं के रक्षक चंडकेतु के साथ जुआ खेलना शुरू किया। बादल गरजने लगे और घरेलू मोरों ने अपना सिर उठाया तथा वे नाचने लगे। राजा मायावटु उन्हें देखने के लिए उठे। इन मोरों को देखने का क्या लाभ जो नाचने में कुशल नहीं है? रक्षक ने पूछा। मेरे घर में एक मोर है जिसके समान आप दुनिया में किसी और को नहीं पाएंगे। मैं कल आपको उसे दिखाऊंगा। आपको निश्चित रूप से उसे मुझे दिखाना चाहिए, राजा ने उत्तर दिया। मृगांक दत्त ने यह सब सुना और अपने साथियों के साथ उठ खड़े हुए। जब चीजों के ऊपर घना अंधकार छा गया तो राजकुमार साहसिक कार्यों की खोज में अपने कक्ष से अकेले बाहर निकले। उनका शरीर कस्तूरी से लिपटा हुआ था और उन्होंने गहरे नीले रंग के कपड़े पहने थे तथा उनके हाथ में उनकी तलवार थी। अंधेरे में सड़क पर आते हुए एक अजनबी व्यक्ति ने उन्हें धक्का दे दिया। राजकुमार क्रोधित होकर उसकी ओर झपटे और उसे लड़ने की चुनौती दी। आप विचार की कमी से क्यों परेशान हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। आपको इस रात को रोशन न करने के लिए चंद्रमा को दोष देना चाहिए, क्योंकि ऐसे अंधेरे में अकारण झगड़े होते हैं। मृगांक दत्त इस चतुर उत्तर से प्रसन्न हुए। तुम सही हो। तुम कौन हो? मैं एक चोर हूं, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। मुझे अपना हाथ दो। तुम भी उसी पेशे से हो जिससे मैं हूं, राजकुमार ने झूठ बोलते हुए कहा। राजकुमार ने उसके साथ गठबंधन किया और वे जिज्ञासावश उसके साथ चले गए। वे घास से ढके एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। वो व्यक्ति एक सुरंग में घुसा और मृगांक दत्त उसके साथ चलते हुए राजा मायावटु के अंतःपुर में पहुंच गए। दीपक की रोशनी से राजकुमार ने उस व्यक्ति को पहचान लिया। वह रक्षक चंडकेतु था और कोई डाकू नहीं था। वह रक्षक राजा की पत्नी का गुप्त प्रेमी था। उसने राजकुमार को नहीं पहचाना क्योंकि राजकुमार एक कोने में रहे जहां बहुत रोशनी नहीं थी। राजा की पत्नी, जिसका नाम मंजुमती था, उठी और उसने रक्षक के गले में अपनी बाहें डाल दी। उसने उसे एक आसन पर बिठाया। यह आदमी कौन है जिसे तुम आज यहां लाए हो? उसने पूछा। अपना मन शांत रखो, ये मेरा एक मित्र है, उसने कहा। मैं कैसे शांत रह सकती हूं जब इस राजा को मृगांक दत्त ने बचा लिया है, मंजूमती ने उत्साहपूर्वक कहा। दुख मत करो, रक्षक ने उत्तर दिया। मैं जल्द ही राजा और मृगांक दत्त दोनों को मार डालूंगा। तुम शेखी क्यों बघारते हो? उसने उत्तर दिया। जब राजा को राक्षसों ने पकड़ लिया था तब केवल मृगांक दत्त ही उन्हें बचाने के लिए तैयार थे। तुम डर कर भाग गए थे, इसलिए चुप रहो, कहीं कोई तुम्हारी ये बात न सुन ले। रक्षक उस पर अपना आपा खो बैठा।
दुष्ट महिला, तुम निश्चित रूप से मृगांक दत्त से प्रेम करती हो। उसने कहा, अब मुझसे उस ताने का उचित प्रतिफल प्राप्त करो। वो हाथ में खंजर लेकर उसे मारने के लिए उठा। एक दासी दौड़ी और उसने खंजर पकड़ लिया। मंजुमती दूसरे कमरे में भाग गई। रक्षक ने दासी के हाथ से खंजर खींच लिया, जिससे उसकी उंगलियां कट गई। वो उसी रास्ते से अपने घर लौट आया जिससे वह आया था, कुछ भ्रमित होकर मृगांक दत्त के साथ। तुम अपने घर पहुंच गए हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मृगांक दत्त ने रक्षक से कहा, आज रात यहीं सो जाओ, क्योंकि तुम बहुत थके हुए हो। रक्षक ने कहा। राजकुमार सहमत हो गए। रक्षक ने अपने एक नौकर को बुलाया। इस आदमी को उस कमरे में ले जाओ जहां मोर है, और उसे वहां आराम करने दो। नौकर राजकुमार को कमरे में ले गया और उसमें एक रोशनी रख दी। वह बाहरी दरवाजे को जंजीर से बांध कर चला गया। मृगांक दत्त ने वहां एक पिंजरे में मोर को देखा। उन्होंने उसका पिंजरा खोल दिया। मोर बाहर आया, नीचे गिर गया और बार बार उनके पैरों पर लोटने लगा। राजकुमार ने उसकी गर्दन में एक धागा बंधा हुआ देखा और तुरंत उसे खोल दिया। मोर उनकी आंखों के सामने उनके मंत्री भीम पराक्रम बन गया। मृगांक दत्त ने उस स्नेही मंत्री को गले लगाया जो उनके सामने झुके हुए थे। मुझे बताओ मित्र, इसका क्या अर्थ है? राजकुमार ने पूछा। सुनिए राजकुमार, मैं आपको शुरू से अपनी कहानी बताऊंगा, भीम पराक्रम ने कहा। राजकुमार से अलग होने के बाद भीम पराक्रम के साहसिक कार्य। जब मैं नाग के श्राप से आपसे अलग हो गया था, तो मैं जंगल में तब तक भटकता रहा जब तक कि मैं एक सेमल के पेड़ तक नहीं पहुंच गया। भीम पराक्रम ने शुरू किया। मैंने पेड़ में उकेरी गई गणेश का प्रतिनिधित्व करने वाली एक छवि देखी। मैंने उसकी पूजा की और पेड़ के नीचे बैठ गया। मैंने खुद से कहा कि ये सारी परेशानी मेरे द्वारा लाई गई है। मैंने अपने पापी शरीर को त्यागने का संकल्प लिया। एक वृद्ध यात्री उस रास्ते से आया और उस पेड़ की छाया में बैठ गया। उसने मुझे देखा और बहुत दृढ़ता के साथ मुझसे पूछताछ की, तुम ऐसे उदास चेहरे के साथ इस एकांत स्थान पर क्यों रहते हो? यात्री ने पूछा। मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई। भीम पराक्रम ने जारी रखा। वृद्ध यात्री ने दयालुता पूर्वक मुझे प्रोत्साहित किया। उसने मुझे बताया कि महिलाएं भी संकट में अपना साहस नहीं खोती हैं। उसने इसके प्रमाण में निम्नलिखित कहानी साझा की। कमलाकर और हसावली की कहानी। कौशल शहर में विमलाकर नामक एक राजा थे और उनका कमलाकर नामक एक पुत्र था। राजकुमार साहस, सुंदरता और उदारता के गुणों के संबंध में प्रशंसनीय था। एक दिन एक भाट आया और उसने उस राजकुमार की उपस्थिति में एक विशेष श्लोक का पाठ किया। हंसों की पंक्ति तब तक संतोष कहां प्राप्त कर सकती है जब तक कि वह उस कमल के बिस्तर तक नहीं पहुंच जाती, जिसके चारों ओर कमल का फूल प्राप्त करने से प्रसन्न कई शोर करने वाले पक्षियों का झुंड गाता है। भाट ने पाठ किया। राजकुमार कमलाकर ने उससे पूछताछ की। भाट ने, जिसका नाम मनोरथ सिद्धि था, राजकुमार को अपनी कहानी सुनाई। मैं विदिशा नामक राजा मेघमालिन के शहर में पहुंचा। भाट ने कहा, मैं दरदुर नामक गायन के एक शिक्षक के घर में रह रहा था। उसने मुझे बताया कि राजा की बेटी, जिसका नाम हसावली है, कल नृत्य में अपना कौशल दिखाएगी। मैं अगले दिन उसके साथ महल में प्रवेश करने में सफल रहा। मैंने पतली कमर वाली राजकुमारी हसावली को अपने पिता के सामने नाचते हुए देखा। मैंने सोचा कि इस हिरनी जैसी आंखों वाली के पति होने के लिए राजकुमार कमलाकर के अलावा कोई और योग्य नहीं है। मैंने इस मामले में एक उपाय अपनाया। मैंने अदालत के दरवाजे पर एक सूचना लगा दी। मैंने किसी भी चित्रकार को मेरी बराबरी करने की चुनौती दी। राजा ने मुझे अपनी बेटी की कुंज को रंगने के लिए नियुक्त किया। मैंने आपको और आपके नौकरों को राजकुमार कमलाकर उस हसावली की कुंज की दीवार पर चित्रित किया। मैंने एक सुंदर व्यक्ति को पागल होने का नाटक करने के लिए राजी किया। भाट ने आगे कहा, उसे हसावली की कुंज में लाया गया। जब उसने आपका चित्र देखा
तो उसने आपकी प्रशंसा की। राजकुमारी ने उसे सुना और मुझसे पूछा कि मैंने किसे चित्रित किया है। मैंने उसे आपका नाम बताया और आपके अच्छे गुणों का वर्णन किया। हसावली के हृदय में प्रेम का युवा वृक्ष उगाया। राजा उसके पिता आए और देखा कि क्या हो रहा है। उन्होंने नाटक करने वाले पागल व्यक्ति और मुझे दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। वो लालसा के साथ दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई। बीमारी के बहाने वह एक एकांत जीवन जीने के लिए विष्णु के मंदिर में गई। उसने मुझे एक दिन एक झरोखे से देखा और मुझे बुलाया। उसने सम्मानपूर्वक मेरा सम्मान किया। मैंने एक परिधान की सीमा पर लिखा हुआ एक श्लोक देखा जो उसने मुझे दिया था। मुझे निश्चित रूप से पता था कि वह आपके प्रति कैसा महसूस करती है। मैं आपको सूचित करने के लिए यहां आया हूं। हसावली के बारे में सोचकर कमलाकर बहुत खुश हुआ। भीम पराक्रम ने कहा। उसके पिता ने उसे बुलाया और उसे खुद को जगाने तथा आलस्य को दूर फेंकने के लिए कहा। उसके पिता ने उसे आगे बढ़ने और अंक के दुश्मन राजा को जीतने की आज्ञा दी। बहादुर कमलाकर इस कार्य को करने के लिए सहमत हो गया। वो सेनाओं के साथ निकल पड़ा और अंक के राजा के साथ युद्ध किया। उसने राजा को जीवित पकड़ लिया और उसे जंजीरों में जकड़कर अपने पिता के पास भेज दिया। वो अन्य दुश्मनों को जीतता चला गया। उनकी सेनाओं द्वारा उसकी सेना में वृद्धि के साथ वो विदिशा शहर के आसपास पहुंचा। उसने वहां डेरा डाला और हसावली के पिता मेघमालिन के पास विवाह के लिए उसे मांगने हेतु एक राजदूत भेजा। राजा ने व्यक्तिगत रूप से उसके पास एक मैत्रीपूर्ण यात्रा की। मैं ये विवाह चाहता हूं। राजा मेघमालिन ने राजकुमार से कहा। हसावली विष्णु की पूजा के प्रति समर्पित थी। मैं उसके बारे में चिंतित हो गया और मुझे तेज बुखार हो गया। विष्णु ने मुझे एक सपने में बताया कि हसावली के हाथ का स्पर्श मेरे बुखार को शांत कर देगा। भगवान ने आप दोनों के मिलन को नियुक्त किया। मैं आपको हसावली प्रदान करता हूं। राजा अपनी राजधानी लौट आए और उन्होंने जो कुछ भी किया था वो सब बताया। भीम पराक्रम ने जारी रखा। हसावली ने कनक मंजरी नामक अपनी विश्वास पात्र दासी से गुप्त रूप से राजकुमार को देखने के लिए जाने को कहा। विश्वास पात्र ने एक सन्यासी का भेष धारण किया और राजकुमार के शिविर में गई। उसका हृदय उसकी सुंदरता से मोहित हो गया था। उसने स्वयं के लिए राजकुमार की कामना की। वो हसावली के पास गई और उसने एक झूठा बयान दिया। उसने कहा कि राजकुमार पर एक राक्षस का साया था। धोखेबाज कनक मंजरी ने राजकुमारी को एक झूठा बयान दिया। उसने कहा कि उसने राजकुमार को एक राक्षस के साए में सिकुड़ते हुए देखा था, जिसके सिर पर सींग थे। भोली हसावली इस मनगढ़ंत कहानी से विचलित हो गई। उसे लगा कि वह उससे विवाह नहीं कर सकती। धोखेबाज कनक मंजरी ने एक समाधान की पेशकश की। अपनी किसी दासी को अपने कपड़े पहनाकर उससे विवाह करा दो। हम किसी शरण स्थल पर भाग जाएंगे। राजकुमारी अपनी दुष्ट विश्वास पात्र दासी की योजना से सहमत हो गई। कनक मंजरी ने अपनी घनिष्ठ मित्र अशोककरी को अपना गुप्त उद्देश्य बताया। जब विवाह का दिन आया तो दूल्हा कमलाकर रात में पहुंचा। कनक मंजरी ने राजकुमारी के कपड़े खुद पहन लिए। उसने राजकुमारी को अशोककरी के कपड़े पहना दिए। उसने हसावली से कहा कि वह बाहर जाए और एक पुराने खोखले सेमल के पेड़ के अंदर छिप जाए। हसावली रात में महिला कक्षों से बाहर गई। वो उस पेड़ के नीचे पहुंची, लेकिन वो अंधेरे के डर से उसके पास एक बरगद के पेड़ पर चढ़ गई। राजा कनक मंजरी को लाया, जो हसावली के रूप में तैयार थी। कमलाकर ने उससे विवाह कर लिया और रात में किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। राजकुमार पूरी गति से अपने शिविर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वो उस सेमल के पेड़ के पास आ गया। तथाकथित हसावली ने बनावटी आतंक के साथ उसे गले लगा लिया। कल रात एक सपने में एक राक्षसी जैसी महिला इस पेड़ से बाहर निकली और उसने मुझे पकड़ लिया। उसने चतुराई से कहा, एक ब्राह्मण ने मुझे इस पेड़ को जलाने के लिए कहा था। कमलाकर ने तुरंत अपने नौकरों को पेड़ को जलाने का आदेश दिया। उन्होंने पेड़ को जला दिया।
नाटक करने वाली हसावली ने सोचा कि उसकी स्वामिनी उसी में जल गई थी। कमलाकर उसके साथ कौशल शहर लौट आया और पृथ्वी पर शासन करने लगा। हसावली को समझ आ गया कि उसे धोखा दिया गया था। वह पेड़ से नीचे उतरी और एक निर्जन जंगल के लिए निकल पड़ी। वह पक्षियों से भरे एक निश्चित जंगल में पहुंची और विष्णु की पूजा में समर्पित होकर वहीं रहने लगी। कमलाकर एक पुराने बुखार की चपेट में आ गया। दुष्ट कनक मंजरी घबरा गई। वह जानती थी कि उसके पास बुखार ठीक करने की शक्ति नहीं है। उसने बुखार के राक्षस के एक सेवक पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए एक मंत्र का प्रदर्शन किया। वह मानव मांस के साथ सेवक को एक भेंट देना चाहती थी। उसने अशोककरी से भगवान के सामने पृथ्वी पर सीधे लेट जाने को कहा। दुष्ट कनक मंजरी ने तलवार से उसे काट दिया। तलवार ने केवल अशोककरी को थोड़ा सा घायल किया था। वो घबराकर उठी और भाग गई। उसने मदद के लिए पुकार लगाई। सैनिक उसकी सहायता के लिए दौड़े और उन्होंने अपनी तलवारों से कनक मंजरी को काट डाला। वे दोनों महिलाओं को दरबार में ले गए। डर और अपने घावों के गंभीर दर्द के कारण कनक मंजरी की वही मृत्यु हो गई। राजा कमलाकर ने अशोककरी से उस दुस्साहसिक धोखे का इतिहास सुना। उसने अपने भाग्य पर विलाप किया। उसने भाट मनोरथ सिद्धि को बुलवाया। राजा हसावली की खोज करने के लिए भाट के साथ बिना किसी के देखे शहर से निकल गया। वे उस जंगल में पहुंचे जहां हसावली तपस्या कर रही थी। राजा ने उसे एक लाल अशोक के पेड़ के नीचे दुबली और पीली देखा। हाय मेरे पति कमलाकर, हसावली चिल्ला उठी। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कमलाकर दुख से अभिभूत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मनोरथ सिद्धि ने उन दोनों को होश में लाया। उन्होंने अवर्णनीय खुशी का अनुभव किया। कमलाकर हसावली के साथ कौशल शहर लौट आया। उसने विवाह में उसका वह हाथ प्राप्त किया जिसमें बीमारी को दूर करने की शक्ति थी। वो पृथ्वी पर शासन करते हुए उसके साथ खुशी से रहने लगा। तुम देखते हो कि जो लोग अपना साहस नहीं खोते हैं वे अपनी इच्छा की हर चीज प्राप्त कर लेते हैं। वृद्ध यात्री ने भीम पराक्रम से कहा, तुम्हें आत्महत्या करने से बचना चाहिए। वृद्ध यात्री चला गया। भीम पराक्रम ने चंडकेतु के घर में मृगांक दत्त को अपनी कहानी जारी रखी। मैं उस जंगल को छोड़कर आपको खोजने के लिए उज्जैनी शहर गया। भीम पराक्रम ने कहा, मैं एक महिला के घर में ठहरने के लिए घुस गया। मैं रात में जाग गया और जिज्ञासावश उसे देखने लगा। उस महिला ने मुट्ठी भर जौलिए और मंत्र बुदबुदाते हुए उसे घर के अंदर चारों ओर बो दिया। जौ के वे दाने उगाए, उनमें बालियां निकल आई और वे पक गए। उसने उन्हें काट दिया, उन्हें पीस दिया और उन्हें जौ के भोजन में बदल दिया। उसने इसे एक पीतल के बर्तन में रख दिया और जल्दी से स्नान करने के लिए बाहर चली गई। मैंने देखा कि वह एक जादूगरनी थी। भीम पराक्रम ने आगे कहा, मैं जल्दी से उठा और उस भोजन को पीतल के बर्तन से बाहर निकालकर भोजन के डिब्बे में स्थानांतरित कर दिया। मैंने भोजन के डिब्बे से उतना ही जौ का भोजन निकाला और उसे पीतल के बर्तन में रख दिया। मैं फिर से बिस्तर पर वापस चला गया। महिला अंदर आई और उसने मुझे जगाया। उसने मुझे पीतल के बर्तन से वह भोजन खाने के लिए दिया। उसने स्वयं भी कुछ खाया जो उसने भोजन के डिब्बे से लिया था। जैसे ही उसने वह जौ का भोजन खाया, वो एक बकरी बन गई। मैंने उसे ले लिया और बदला लेने के लिए उसे एक कसाई को बेच दिया। उस कसाई की पत्नी मेरे पास आई और उसने मुझे धमकी दी। भीम पराक्रम ने कहा, मैं गुप्त रूप से शहर से बाहर चला गया और एक बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया। वह दुष्ट जादूगरनी जो कसाई की पत्नी थी आई और उसने मेरी गर्दन पर एक धागा बांध दिया। मैं जागा और पाया कि मैं एक मोर बन गया था, हालांकि मैंने अभी भी अपनी बुद्धि को बनाए रखा था। मैं एक चिड़ीमार द्वारा जीवित पकड़ा गया था। उसने मुझे इस चंडकेतु को दे दिया। रक्षक ने मुझे अपनी पत्नी को सौंप दिया। आज मेरे राजकुमार, आपने मेरी गर्दन के चारों ओर बंधे धागे को ढीला कर दिया है और इस प्रकार मैंने अपना मानव आकार वापस पा लिया है। कथा सरित सागर, अध्याय 71।
मोर के रूप से पलायन और पहरेदार का पतन। बुद्धिमान भीम पराक्रम ने मृगांक दत्त की ओर बड़ी ही चिंता भरी दृष्टि से देखा। हमें यह स्थान जल्दी ही छोड़ देना चाहिए, उसने अंधेरी कोठरी में फुसफुसाते हुए कहा। यह पहरेदार अपने रहस्य छिपाने के लिए अगली सुबह हमेशा अपने रात के साथियों की हत्या कर देता है। वो तुम्हें यहां इसलिए लाया है क्योंकि तुमने उसके आधी रात के कारनामे देखे हैं, और वह तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। भीम पराक्रम ने भागने की एक साहसिक योजना का प्रस्ताव रखा। चुड़ैल द्वारा तैयार किए गए इस धागे को अपनी गर्दन पर बांधो और खुद को एक मोर में बदल लो, उसने राजकुमार को निर्देश दिया। तुम उस छोटी सी खिड़की से उड़कर बाहर जा सकते हो। फिर मैं अपना हाथ बाहर निकालूंगा और तुम्हें वो धागा मुझे वापस देना होगा। मैं इसे अपनी गर्दन पर बांधूंगा और तुम्हारे पीछे आऊंगा। एक बार जब हम बाहर आ जाएंगे तो तुम्हें मेरी गर्दन से धागा ढीला करना होगा और हम दोनों अपने मानवीय रूप वापस पा लेंगे। मृगांक दत्त इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया क्योंकि दरवाजा बाहर से मजबूती से बंद था। वो एक मोर बन गया और संकरे रास्ते से उड़ गया, और फिर उसने अपने मित्र को भी ऐसा ही करने में मदद की। वे उस घर से बच निकले और अपने निवास स्थान पर लौट आए जहां उनके अन्य 2 मित्र चिंतित हृदय के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। चारों साथियों ने रात का शेष समय अपने कमरे की सुरक्षा में एक दूसरे को अपने कारनामे बताने में बिताया। अगली सुबह भिल्लों के राजा और उस शहर के मुखिया मायावटू मृगांक दत्त से मिलने आए। उन्होंने पूछा कि क्या राजकुमार ने रात सुखद बिताई है, और फिर उन्होंने मनोरंजन की पेशकश की। आओ समय बिताने के लिए पासा खेले, राजा ने कहा। श्रुद्धि ने देखा कि राजा अपने पहरेदार के साथ आया था और उसने एक अवसर देखा। आप पासा क्यों खेलेंगे? श्रुद्धि ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या आप भूल गए हैं? आज हम आपके पहरेदार के मोर का नाच देखने वाले हैं, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। मायावटू को अपना वादा याद आ गया और उसने पहरेदार को पक्षी लाने का आदेश दिया। पहरेदार को अचानक उस आदमी की याद आई जिसे उसने मोर के घर में छोड़ दिया था। मैं उस चोर को मारना कैसे भूल गया, उसने मन ही मन सोचा। मैं जल्दी जाऊंगा और दोनों मामलों को निपटाऊंगा। वो भारी मन से अपने महल की ओर लौट गया। जब पहरेदार अपने घर पहुंचा और दरवाजा खोला तो उसे न तो चोर मिला और न ही मोर। वह भयभीत और निराश होकर राजा के पास लौट आया। मेरे प्रभु, वो मोर रात में किसी चोर द्वारा चुरा लिया गया है, वो हकलाते हुए बोला। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। श्रुद्धि मुस्कुराया और पहरेदार की ओर देखा। जिस आदमी ने आपका मोर चुराया है वो एक चतुर चोर के रूप में प्रसिद्ध है, उसने कहा। मायावटू ने उन सभी को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा कि इस पहेली का क्या अर्थ है। मृगांक दत्त आगे आया और उसने राजा को पूरी सच्चाई बता दी। उसने वर्णन किया कि कैसे वह रात में पहरेदार से मिला और उसे एक प्रेमी के रूप में रानी के कक्ष में प्रवेश करते हुए देखा। उसने समझाया कि कैसे पहरेदार ने झगड़े में अपना चाकू निकाला और कैसे उसने भीम पराक्रम को उसके मोर के रूप से मुक्त किया था। भिल्ल राजा ने सदमे में सुना। उसकी आंखें अचानक क्रोध से धधक उठीं। उसने सबूत मांगा और हरम में दासी के हाथ पर चाकू का घाव पाया। फिर उसने भीम पराक्रम की गर्दन पर रखा धागा देखा जो उस आदमी को एक पल के लिए मोर में बदल देता था। मायावटू ने अपने हरम का उल्लंघन करने के लिए तुरंत अपने पहरेदार को मौत के घाट उतार दिया। उसने अपनी अशुद्ध रानी का जीवन केवल इसलिए बख्श दिया क्योंकि मृगांक दत्त ने उसके लिए बीच बचाव किया था, लेकिन उसने उसे एक दूर स्थान पर निर्वासित कर दिया। मृगांक दत्त कुछ समय के लिए पुलिंदों के शहर में ही रहे। वो शशांकवती को जीतने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसने अपने बाकी मित्रों के आने की उम्मीद में प्रतीक्षा की ताकि वे एक साथ अपनी खोज जारी रख सके। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।